हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। अक्सर शादी उससे होती है जिससे बेइंतहा मोहब्बत हो, लेकिन इशिता की शादी उस इंसान से हुई जिससे वो बेतहाशा डरती थी। इशिता गुप्ता एक मासूम, भोली भाली और प्यारी लड़की जो माता पिता के जाने के बाद से अपने चाचा चाची के अत्याचार सहती आई। लेकिन उसकी ज़िंदगी में उथल पुथल तब शुरू हुई जब वो अपनी बेस्ट फ्रेंड अनाया के घर कुछ दिन रहने के लिए चली गई। अनाया के घर में रात के वक्त इशिता ने अनाया के भाई कबीर खन्ना को खून से सने हाथों के साथ घर लौटते पाया, जिसे देख इशिता की रूह कांप उठी। वहीं कबीर खन्ना जो इंसान के रूप में एक शैतान है। आखिर क्या होगा इशिता और कबीर की शादी का अंजाम? क्यों कबीर खून से सने हाथों के साथ रात में लौटता है? किस वजह से कबीर की माँ ने इन दोनों की शादी करवाई? क्या होगा कभी इशिता को कबीर से प्यार? आइए देखते हैं ये स्टोरी में। डेंजरस इश्क एपिसोड नंबर 1। एक लड़की पुल के किनारे खड़ी होकर अपने हाथों में रखे छोटे छोटे कंकड़ों को पानी में फेंक रही थी। वहीं दूर खड़ी दूसरी लड़की जिसके हाथों में बैग था, वह उस लड़की के पास आकर कहती है, इशिता, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, चलो मेरे साथ मेरे घर, लेकिन तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो? आज तुम्हारी खुद की चाची ने तुम्हें घर से निकाल दिया, बल्कि उन्होंने तुमसे एक बार भी पूछा नहीं कि आखिर इतनी रात में तुम कहाँ जाओगी। वह तो मैं थी जो हर समय तुम्हारे साथ रहती हूँ, वरना मुझे भी नहीं पता चलता कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई हो। उस लड़की की बात सुनकर इशिता अपने हाथों में रखे सारे कंकड़ को एक साथ पानी में गिराने के बाद उस लड़की को देखकर कहती है, अनाया, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं जानती हूँ, तो भला मैं मुंह उठाकर तुम्हारे घर कैसे चली जाऊँ? इशिता एक बहुत सिंपल और सीधी सादी लड़की है। बचपन में माँ पापा के गुजर जाने के बाद उसे चाचा और चाची ने अपने पास था, लेकिन चाचा और चाची अपने फायदे के लिए उससे बस काम निकलवाते थे। उसके चाचा चाची ने कभी भी इशिता को ठीक से पढ़ने नहीं दिया था, जिस वजह से इशिता बड़ी मुश्किल से अपने दोस्त के जरिए कॉलेज जाकर पढ़ाई करती थी। जब उसका एडमिशन बड़े से कॉलेज में होने वाला था, तब उसके चाचा चाची ने पैसे देने से मना कर दिया, लेकिन अच्छी पढ़ाई करने की वजह से और पूरे कॉलेज में टॉप आने की वजह से उसको एक बड़ी सी स्कॉलरशिप मिली, जिसके बाद उसका नाम एक बड़े से कॉलेज में आ गया और वह खुद उस कॉलेज में बड़े अच्छे से पढ़ाई करने लगी। आज झूठे इल्जाम लगने पर उसके चाचा चाची ने उसे ही घर से निकाल दिया, लेकिन अपने दोस्त के साथ यूं किनारे पर खड़े रहकर वह खुद में ही कंफ्यूज थी कि अब वह आखिर करे तो करे क्या। वही अनाया खन्ना खानदान की इकलौती बेटी थी। खन्ना खानदान में ऐसा कोई नहीं है जो अनाया से प्यार ना करता हो। मुंबई शहर का सबसे नामी खानदान खन्ना खानदान, जिसमें से अनाया उस घर की इकलौती चिराग है, जिसको हर समय सभी का प्यार मिलता रहता है। अपने दोस्त को तकलीफ में देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जब से उसकी मुलाकात इशिता से हुई थी, तब से ही वह इशिता को अपनी बहुत अच्छी दोस्त मानने लगी, जिसके बाद से उसने इशिता के अलावा किसी को भी अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाया था। इशिता की बात सुनने के बाद अनाया गुस्से में कहती है, लेकिन अब तुम कहाँ जाओगी? तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे चाचा चाची यूं चुप नहीं बैठेंगे। अगर तुम अकेले कहीं रहने की कोशिश करोगी तो वह दोनों कोई मौका नहीं छोड़ेंगे तुम्हें ढूंढने का और तुम्हें मारने का। बचपन से तुम उन दोनों के पास रहती आई हो, लेकिन उस घर में कभी भी तुम्हें खुशियाँ नहीं मिली। यहाँ तक कि तुम्हारे अपने ही चचेरे भाई बहन ने तुम्हें कभी भी अपना नहीं माना। वह सब भी तुम्हारे चाचा चाची की तरह तुम पर इल्जाम लगाते आए हैं। यहाँ तक कि उन लोगों ने भी तुम पर झूठा इल्जाम लगाकर तुम्हें फंसाया है। देखो, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अगर तुम मेरे घर नहीं जाओगी तो मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी। आज तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना ही होगा। मेरी फैमिली की फिक्र मत करो, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। मेरी मॉम, उन्हें तुम्हारे बारे में अच्छे से पता है। मेरा छोटा भाई, वह भी तुम्हारे बारे में जानता है। यहाँ तक कि उसने तो कहा भी था कि वह तुमसे मिलना भी चाहता है। मेरे दादाजी दादी जी सभी को तुम्हारे बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया है। वह सब तुम्हारी बात सुनकर, तुम्हारे बारे में जानकर तुमसे मिलना चाहते हैं। तो चिंता मत करो, मेरा परिवार भी तुमसे उतना ही प्यार करेगा जितना वो मुझसे करते हैं। अनाया की बात सुनकर इशिता नम भरी आंखों से उसे देखते हुए कहती है, नहीं नाया, तुम्हारे लिए ये सब कहना बड़ा आसान होगा, लेकिन मुझसे यह नहीं हो पाएगा। तुम मेरी बातों को नहीं समझ रही हो। मैं एक अनाथ लड़की हूँ और मेरी जैसी लड़कियों को कोई इज्जत नहीं देता है। उन्हें लगता है जिसके सर पर माँ बाप का हाथ नहीं होता है वह लड़की किसी काम की नहीं होती है। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि आखिर मम्मी पापा ने मरने से पहले मुझे खुद भी क्यों नहीं मार दिया।
क्यों मुझे चाचा चाची के पास छोड़ दिया, जिन्होंने कभी भी मुझे अपना नहीं माना। लेकिन क्या करें, किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि मेरी पूरी जिंदगी नर्क बना दी। इशिता की बात सुनकर और उसकी दर्द भरी आवाज को सुनकर अनाया तुरंत उसके पास आकर उसको गले लगाकर कहती है, देखो इशिता, अगर तुम सच में मुझे अपना दोस्त मानती हो ना, तो तुम्हें मेरी कसम है, आज तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी और तुम्हें अब मेरे ही घर में रहना होगा। अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगी तो मैं भी अपने घर नहीं जाऊंगी, बल्कि तुम्हारे साथ यूं भटकती रहूंगी। सोचो तुम्हें क्या करना है। क्या तुम चाहती हो मैं अपना घर परिवार छोड़कर यूं भटकती रहूं? अनाया की बात सुनकर इशिता समझ चुकी थी कि अनाया को समझाना बेकार है, क्योंकि अनाया जो जिद कर लेती है वह उसे पूरा करके ही मानती है। यह सोचकर इशिता गहरी सांस लेकर कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे घर पर रहूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, और अगर वह तुम मानोगी तो ही मैं तुम्हारे घर पर रहूंगी, वरना मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर नहीं रहना है। इशिता ने इतना ही कहा था कि तभी अनाया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह खुश होकर इशिता को गले लगाकर कहती है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, तुम बताओ आखिर तुम्हारी शर्त क्या है। अनाया की बात सुनकर इशिता उसे खुद से दूर करके कहती है, मैं तुम्हारे घर पर रहूंगी, लेकिन घर का सारा काम मैं करूंगी। मैं जानती हूँ तुम्हारे घर पर बहुत सारे नौकर होंगे जो वहां पर रहकर काम करते होंगे, लेकिन मैं यूं फ्री में तुम्हारे घर पर रहना पसंद नहीं करूंगी। इशिता की बात सुनकर अनाया ने पहले तो उसे देखा, लेकिन दूसरे ही पल वह अपने गालों पर हाथ रखकर कुछ सोचते हुए खुद से कहती है, जब इस लड़की को पता है मेरे घर पर बहुत सारे नौकर काम करते हैं, तो फिर भला ये मेरे घर पर काम क्या करेगी। यह लड़की एक नंबर की बेवकूफ है, लेकिन अब अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो यह मेरे साथ घर भी नहीं जाएगी, इसलिए तब तक के लिए इसे हाँ कह देती हूँ, क्योंकि मैं तो जानती ही हूँ कि घर पर मेरे मम्मी पापा इससे काम नहीं करवाएंगे। यह सोचकर अनाया खुश होकर कहती है, ठीक है, तुम्हें अगर मेरे घर पर काम करके हमारा एहसान चुकाना है तो तुम यह काम कर सकती हो, लेकिन याद रखना, यूं बिना बताए हमें छोड़कर कभी मत जाना। कोई भी प्रॉब्लम हुई तो तुम तुरंत मुझे आकर बताओगी, क्योंकि तुम मेरी दुनिया हो। तुम्हारे अलावा मैंने किसी को अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं माना है। अनाया की बात सुनकर इशिता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इशिता के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर नाया उसके दोनों गालों को खींचते हुए कहती है, मैं तुम्हारी यही मुस्कुराहट को हमेशा देखना चाहती हूँ। तुम्हारी यह मुस्कुराहट मेरे दिल को सुकून देती है। तुम्हें पता नहीं होगा कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना इशिता, तब से मुझे एक अलग ही अच्छा सा एहसास होता है। ऐसा लगता है मेरी जिंदगी में मेरी एक बहन आ गई है। आज से तुम मेरे घर पर रहोगी। यह कहने के बाद अनाया ने जमीन पर पड़े बैग को उठाया, फिर वो इशिता का हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी के पास आई। अनाया की गाड़ी ड्राइवर लेकर आया था और वह ड्राइवर गाड़ी में बैठकर अनाया का इंतजार कर रहा था। जब उस ड्राइवर ने देखा कि अनाया किसी और लड़की को भी अपने साथ लेकर आ रही है, तो उसने तुरंत पीछे के दरवाजे को खोल दिया। अनाया ने एक नजर ड्राइवर को देखा, फिर वो इशिता को गाड़ी के अंदर बैठाकर खुद भी गाड़ी के अंदर बैठ गई। ड्राइवर ने पहले तो इशिता को देखा, जिसे देखकर अनाया ड्राइवर से कहती है, काका, यह मेरे दोस्त है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। यह वही है, आज से यह मेरे घर पर रहेगी। अनाया की बात सुनकर ड्राइवर इशिता को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, अच्छा, तो तुम्हारा ही नाम इशिता है। आपके बारे में अनाया मैडम बहुत बताती है। आपको पता नहीं होगा, जब भी मैं इनको गाड़ी से घर लेकर जाता था तो यह पूरे रास्ते आपके बारे में ही बात करती थी। ड्राइवर की बात सुनकर इशिता अनाया को देखने लगी, फिर वो बच्चों की तरह खुश होकर अपनी जीभ निकालती है, जिसे देखकर इशिता की हंसी छूट गई। ड्राइवर ने उन दोनों को हंसते हुए देखा तो चुपचाप गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल गया। वहीं इधर दूसरी तरफ एक इंसान जो बड़े से कुर्सी पर बैठकर अपने हाथों में लगे खून को ही देखे जा रहा था। उस इंसान के हाथ में एक बड़ा सा चाकू रखा हुआ था और वह सामने जमीन पर मरे हुए आदमी को ही देखे जा रहा था। उस इंसान के अगल बगल में खड़े दो बॉडीगार्ड यह सब देखकर जमीन पर पड़े आदमी को उठाने लगे। तभी कुर्सी पर बैठा आदमी चिल्लाते हुए कहता है, कबीर खन्ना पर नजर डालने की किसी की औकात नहीं है। जो इंसान कबीर खन्ना की जिंदगी पर उतर जाएगा, उस इंसान की जिंदगी मौत से भी बदतर होगी। यह है कबीर खन्ना, खन्ना खानदान का सबसे बड़ा बेटा। घर में रहने वाले लोग भी कबीर खन्ना से बहुत डरते हैं। कबीर को कम बात करने की आदत है। सामने हो रहे तमाशे को देखना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो इंसान सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, उस इंसान से कबीर खन्ना को सबसे ज्यादा नफरत होती है। नफरत की दुनिया कितनी बड़ी होती है कि कबीर खन्ना उस इंसान को अपना मानकर भी अपना नहीं मानता है।
अपने मानने वाले को भी वह जिंदगी और मौत के बीच में लाकर खड़ा कर देता है। कबीर खन्ना दिखने में एरोगेंट, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही खौफ है। उसका चेहरा ही देखकर लोग समझ जाए वह कितना खतरनाक इंसान है। खन्ना इंडस्ट्री उसके नाम से डरती है। लोगों का मानना है अगर कोई इंसान कबीर खन्ना के कंपनी में जाकर काम करने के लिए अप्लाई भी करेगा तो उसे जिंदगी और मौत वाले इंटरव्यू देने पड़ते हैं। कबीर अपने सामने जमीन पर मरे हुए आदमी को देखकर बॉडीगार्ड से कहता है, इस आदमी को जंगल के किनारे नाली में फेंक दो और हाँ, वहाँ पर ढेर सारे कुत्ते को छोड़ देना ताकि वह सारे कुत्ते अपनी पेट पूजा बड़े आराम से करें। यह कहने के बाद कबीर अपने हाथों को बगल में रखे चाकू में पानी में डुबाया। फिर वो अपने हाथों को अच्छे से धोने के बाद चाकू को जमीन पर फेंक कर वहां से चला गया। थोड़ी ही देर में अनाया इशिता को लेकर खन्ना मेंशन आ चुकी थी। इशिता आज जिंदगी में पहली बार अनाया के घर आ रही थी। गाड़ी से बाहर निकलने के बाद इशिता की नजर पूरे मेंशन पर गई। घर बहुत बड़ा था जिसको देखने के लिए शायद इशिता को काफी समय भी लग सकता था। बाहर से ही पूरे घर को देखकर इशिता हैरान होकर अनाया से कहती है, अनाया तुम्हारा घर कितना बड़ा है। इशिता की बात सुनकर अनाया मुस्कुराते हुए कहती है, अरे यह तो कुछ नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कबीर भाई ने ऐसे कई सारे घर खरीद रखे हैं। यहाँ तक कि इंडिया से बाहर भी अगर तुम कोई देश में जाओगी तुम्हें वहाँ भी कबीर भाई के बहुत सारा घर मिलेंगे। अनाया के मुंह से कबीर नाम सुनकर इशिता कंफ्यूज होकर कहती है, यह कबीर कौन है? जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम्हारा एक छोटा भाई है ना जिसका नाम मयंक है। इशिता की बात सुनकर अनाया अपना सर पीटते हुए कहती है, ओ माय गॉड, मैंने तो तुम्हें कभी भी कबीर भाई के बारे में बताया ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे साथ घर पर रहोगे ना तो मैं तुम्हें उनके बारे में बताऊंगी। यह कहकर अनाया इशिता का हाथ पकड़ के घर के अंदर की ओर जाने लगी। घर के अंदर आते ही इशिता की नजर हॉल में बैठे हुए काफी सारे लोगों पर गई। वहां पर इतने सारे लोगों को देखकर एक पल के लिए इशिता घबरा गई थी। वहीं अनाया ने जब देखा घर में मेहमान आए हुए हैं तो वह इशिता का हाथ पकड़ के सीधे उन सभी के पास चली गई। अनाया की मां जानवी खन्ना सोफे पर बैठकर अपने हाथों में रखी फाइल को पढ़ रही थी। जैसे ही उनकी नजर अनाया के साथ साथ इशिता पर गई तो उन्होंने अपने हाथों में रखी फाइल को टेबल पर रखा। फिर वो अपने सामने बैठे क्लाइंट को देखते हुए कहती है, कबीर को आने में समय लगेगा, जब वह यहाँ आ जाएगा तो मैं उन्हें आप सभी के बारे में इन्फॉर्म कर दूंगी। फिलहाल के लिए मैंने आप सबका कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया है, मुझे थोड़ा समय चाहिए, अभी आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। जानवी खन्ना की बात सुनकर सारे क्लाइंट हाँ में सर हिलाने के बाद वहां से चले गए। जब जानवी खन्ना ने देखा सभी लोग वहां से चले गए हैं तो वह अनाया को देखते हुए कहती है, अनाया बेटा यह लड़की कौन है? जानवी खन्ना की बात सुनकर अनाया ने पहले तो इशिता को देखा जिसने डर के मारे उसे कसकर पकड़ा हुआ था। फिर वो अपनी माँ जानवी खन्ना को देखते हुए कहती है, मॉम इससे मिलिए, यह है मेरी बेस्ट फ्रेंड इशिता, जिनके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। अनाया की बात सुनकर जानवी खन्ना बड़े ध्यान से इशिता को देखने लगी। इशिता के चेहरे पर डर के भाव देखकर जानवी खन्ना मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठी। फिर वो इशिता के पास आकर उसके सर पर हाथ रखकर कहती है, अच्छा आप है वह लड़की। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि अनाया ने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को इतने अच्छे से दोस्त बनाकर रखा है, वरना यह लड़की तो हर रोज एक नया दोस्त बनाती रहती है। वैसे आपको पता होगा कि अनाया ने आपके बारे में पूरे घर वालों को बहुत कुछ बताया है। जब से हमें पता चला है आप जैसे मासूम लड़की मेरी नालायक बेटी की दोस्त है तो हम तब से आपसे मिलना चाहते थे, लेकिन आज आप अचानक से अपने दोस्त के साथ यहाँ कैसे आई? क्योंकि अनाया ने तो मुझे बताया था आपको घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं मिलती है, आप बस कॉलेज पढ़ाई करने आती हैं और फिर अपने घर चली जाती हैं। जानवी खन्ना को इतने प्यार से बात करते देख इशिता का दर्द तुरंत गायब हो गया और उसके चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कुराहट नजर आने लगी। वह मुस्कुराते हुए जानवी खन्ना को देखते हुए कहती है, वाह आंटी मैं यहाँ वहाँ। इशिता ने इतना ही कहा था कि तभी अनाया अपनी माँ को देखते हुए कहती है, मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ। आपको पता नहीं होगा इसके चाचा चाची एक नंबर के घटिया इंसान है। मैंने आपको बताया था ना मेरी फ्रेंड के घर वाले इसको घर में रखना नहीं चाहते हैं। आज तो तब हद हो गई जब मेरी फ्रेंड इशिता को गलतफहमी में फंसाकर उसे घर से निकाल दिया गया। आपको पता है यह घर भी नहीं आना चाहती थी, वह तो मैंने इसे कसम दी तब यह मेरी बात मानकर यहाँ आई है, लेकिन यहाँ आने के बावजूद भी उसने एक शर्त रखी है और वह शर्त है कि वह यहाँ रहेगी लेकिन तब जब घर में सारा काम वह करेगी। अनाया की बात सुनकर जानवी खन्ना अपनी आंखें छोटी करके इशिता से कहती है, यह क्या इशिता, आप ऐसी बात कैसे कर सकती हैं?
जिस तरह अनाया मेरी बेटी है, वैसे ही आप भी मेरी बेटी जैसी है। क्या हो गया अगर आपके परिवार ने आपको घर से निकाल दिया तो? इतना बड़ा घर है, आप मेरे घर पर भी आराम से रह सकती हैं। जानवी खन्ना की बात सुनकर इशिता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह अपने आंसू को छुपाते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं आंटी, यह आपका बड़पन है जो आप मेरे लिए इतना सोच रही हैं। वरना आज के जमाने में कोई भी अपनों के लिए नहीं सोचता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे लिए इतना सोचा, लेकिन मैं किसी के एहसान पर नहीं रह सकती हूँ। मैं यहाँ रहूंगी, लेकिन तब तक जब तक मुझे एक अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती है। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, बस मुझे एक नौकरी का इंतजार है। जैसे ही मुझे नौकरी मिलेगी, मैं उन पैसों से एक अच्छा सा घर ले लूंगी। उसके बाद मैं यह घर छोड़कर भी चली जाऊंगी। इशिता की बात सुनकर जानवी मुस्कुराते हुए कहती है, अरे बेटा, आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी अनाया बहुत शैतानी करती है। इस घर में अगर आप उसके पास रहेंगी तो शायद वह शैतानी करना बंद कर देगी, क्योंकि मैंने सुना है जब अनाया आपके साथ रहती है तो वह पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देती है। जब तक आपका मन है तब तक आप यहाँ रहना। आपको कोई भी कुछ नहीं बोलेगा और यह मेरा आपसे वादा है। यह कहकर जानवी ने मुस्कुराकर उसे देखा। तभी अनाया खुश होकर कहती है, थैंक यू मॉम, आप वर्ल्ड की बेस्ट मॉम है। अनाया की बात सुनकर जानवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह मुस्कुराते हुए अनाया से बातें करने लगी। वह दोनों माँ बेटी एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे। वहीं इशिता उन दोनों माँ बेटे की जोड़ी को देखकर बहुत खुश हो रही थी। उन दोनों को एक साथ इतना घुल मिलकर बात करते देख इशिता की आंखों से आंसू आ गए और वो आंसू उसके गालों पर जा गिरा। इशिता को अपने माँ पापा की याद आ गई थी। हालांकि इशिता ने कभी भी अपने माँ पापा का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसे इतना पता था कि माँ बाप का प्यार बहुत ही गहरा होता है और जिसको ये नसीब होता है वह किस्मत वाला होता है। इशिता अपने मन में यह सब सोच रही थी कि तभी अनाया, जो इशिता को काफी देर से देखे जा रही थी, वह गुस्से में कहती है, तुम यहाँ आने के बाद भी रोए जा रही हो? अगर तुम ये आंसू अपने उस घटिया परिवार के लिए बहा रही हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनाया की बात सुनकर इशिता ने पहले तो अपने आंसुओं को साफ किया, फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं अनाया, मैं उनको याद करके नहीं रो रही हूँ। वह तो तुम्हें और आंटी को इतने प्यार से साथ देखकर मुझे अपने माँ पापा की याद आ गई। तुम्हें तो पता ही है, मैंने अपने मम्मी पापा का चेहरा आज तक नहीं देखा है और मुझे यह भी नहीं पता है कि माँ बाप का प्यार कैसा होता है। बस तुम दोनों को इतने अच्छे से देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं खुद को इतना लकी मानती हूँ कि मुझे तुम जैसी एक दोस्त मिल गई। इशिता की बात सुनकर अनाया का मन उदास हो गया। वह जानती थी इशिता को उसके माँ पापा का प्यार आज तक नहीं मिला और अगर प्यार मिलता भी तो उसके चाचा चाची ने कभी भी उसे अपना वाला प्यार नहीं दिया। वहीं जानवी खन्ना इशिता की बात सुनकर उसके सर पर हाथ रखकर कहती है, जिस तरह अनाया मुझे माँ कहकर बुलाती है, वैसे आप भी मुझे माँ कहकर बुला सकती है। वैसे भी मैं यह सोच लूंगी कि मेरी एक बेटी नहीं बल्कि 2 बेटी है और आप जैसी बेटी मिलना भाग्य की बात होती है। सच में मैंने आपके बारे में जितना सुना था ना, मेरा उतना ही आपसे मिलने का मन करता था। जानवी खन्ना की बात सुनकर इशिता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अनाया यह देखकर मुंह बनाकर कहती है, अगर आप बातें ही करते रहोगे तो फिर बेचारी मेरी दोस्त कुछ खा नहीं पाएगी। आपको पता है इसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अनाया की बात सुनकर इशिता उसे बीच में रोकते हुए कहती है, नहीं आंटी, मेरा मतलब मॉम, मुझे भूख नहीं है। वह तो बस मुझे सुबह से भूख ही नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं खाया है। आप लोग इतनी तकलीफ मत कीजिए। इशिता की बात सुनकर अनाया मुंह बनाकर कहती है, नहीं मॉम, अब इसकी बात बिल्कुल भी मत सुनिए। यह लड़की ना बहुत कम खाना खाती है और यह बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। जैसा मैं आपको बोलती हूँ आप ऐसा ही करना। वैसे आपके अलावा घर में कोई भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मैंने सोचा था मैं अपनी फ्रेंड को सबसे मिला पाऊंगी, खास करके दादाजी दादी जी से। अनाया की बात सुनकर जानवी खन्ना मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारे दादाजी और दादी जी मंदिर गए हैं, हो सकता है अब आते ही होंगे, और तुम्हारा छोटा भाई मयंक वह ऑफिस गया है। तुम्हें तो पता ही है कबीर ज्यादातर बाहर रहकर ही काम करता है। मयंक ने कहा था उसे आने में देरी हो जाएगी, और रही बात कबीर की, तो हो सकता है कबीर 2-3 दिन बाद आए। इसलिए तुम अपने दोस्त को सभी से धीरे धीरे मिलवा देना, लेकिन फिलहाल के लिए तुम दोनों कमरे में जाओ। मैं नौकर से कहकर तुम दोनों के लिए अच्छा सा खाना भिजवा देती हूँ। यह कहने के बाद जानवी खुराना सीधे किचन की तरफ चली गई। जानवी खुराना को किचन की तरफ जाते देख इशिता कंफ्यूज होकर अनाया से कहती है,
तुम्हारे घर में इतने सारे नौकर हैं, उसके बावजूद भी तुम्हारी मॉम यहाँ पर खाना बनाती है? मेरा मतलब मैंने तो सुना है बड़े घर के लोग हमेशा नौकरों से काम करवाते हैं और वह खुद आराम करते हैं, लेकिन तुम्हारी मॉम के नेचर से मुझे ऐसा लगता है जैसे वह दिल की बहुत अच्छो है। तुम्हें पता है, जब तुम मुझे घर के अंदर लेकर आई थी तब तुम्हारी मॉम का चेहरा देखकर मैं डर गई थी। उनके चेहरे से लग रहा था जैसे वह बहुत घमंड वाली है, वह गुस्से वाली है, लेकिन उनकी बातें मेरे दिल पर लगी है। सच में तुम्हारी मॉम बहुत अच्छी है। तुम बहुत लकी हो जिसको इतना प्यारा परिवार मिला है। इशिता की बात सुनकर अनाया मुस्कुराते हुए कहती है, मेरी मॉम जब काम करती है तब उनके चेहरे पर जो रौनक दिखती है वह बहुत डरावनी होती है। ऐसा कहने को हम कह सकते हैं कि जैसे कबीर भाई अपने काम को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, वैसे मॉम भी रहती है। लेकिन मॉम जब काम छोड़कर अपने फैमिली पर आती है तो हम सबसे उतना ही प्यार करती है। तुम्हें पता है, जब मेरी मॉम काम में बिजी रहती है ना, तब मैं भी मॉम के पास नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर मैंने मॉम को डिस्टर्ब कर दिया तो मॉम मुझे फालतू की फटकार लगाएगी। यह कहकर वह इशिता का हाथ पकड़ के अपने कमरे की ओर जाते हुए कहती है, और तुम्हें पता है मेरी मॉम ने कहा भी है जब भी वह काम करे तो उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि उनको पसंद नहीं है काम के बीच में कोई उन्हें डिस्टर्ब करे। अनाया की बात सुनकर इशिता सोच में पड़ गई। वहीं इशिता को सोच में देखकर अनाया हंसते हुए कहती है, फिलहाल के लिए तुम यह सारी बातें छोड़ो, मैं धीरे धीरे तुम्हें अपने परिवार के बारे में बताऊंगी। यह कहते हुए अनाया इशिता को लेकर ऊपर की ओर आई। जैसे ही वह दोनों ऊपर आए तभी इशिता की नजर एक कमरे पर गई। उस कमरे के दरवाजे को देखकर इशिता हैरान होकर कहती है, यह कमरा बाहर से इतना डरावना क्यों लग रहा है? इशिता की बात सुनते ही अनाया की नजर भी उस दरवाजे पर गई। उस दरवाजे को देखते ही अनाया अपना गला साफ करते हुए कहती है, आज तो तुमने उस दरवाजे के बारे में पूछ लिया है, लेकिन अगली बार से उस दरवाजे की तरफ देखना भी मत। इस दरवाजे के अंदर जो कमरा है वह कबीर भाई का है और घर में रहने वाला कोई भी मेंबर उनके कमरे में नहीं जाता है। यहाँ तक कि उनके कमरे में जाने की परमिशन मॉम को भी नहीं है। अगर उनके कमरे में कोई चला जाता है तो कबीर भाई उनको बहुत बड़ी सजा देते हैं। अनाया की बात सुनकर इशिता हैरान होकर कहती है, लेकिन ऐसा क्यों? मतलब आखिर तुम्हारे भाई से सब इतना क्यों डरते हैं? वह भी तो नॉर्मल इंसान होंगे, लेकिन इतना उनसे क्या डरना? वह इंसान है, कोई शैतान थोड़ी जो तुम्हें खा जाएंगे। जब से आई हो तब से उनके बारे में सुना है, लेकिन इतना सुन लिया कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोग इंसान की नहीं बल्कि शैतान की बात कर रही हो। इशिता की बात सुनकर अनाया हंसते हुए कहती है, लगता है तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है। अगर मैं कहूँ कि वह सच में शैतान है तो वह दिखते इंसान जैसे हैं, लेकिन उनकी हरकतें शैतानों जैसी है। तो क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन होगा? इस घर में कबीर भाई के कमरे के बारे में कोई भी बात नहीं करता है। अभी कबीर भाई नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें उनके बारे में बता रही हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर कभी भी तुम्हें कबीर भाई अपने सामने दिखाई दे तो तुम उनको देखकर चुपचाप वहां से निकल जाना, क्योंकि उनको अपने सामने लड़कियां पसंद नहीं है। मैं उनकी बहन हूँ, इसीलिए मैं उनके कंधों पर चढ़कर मस्ती करती रहती हूँ, लेकिन कोई दूसरी लड़की उनके करीब जाए या उनकी नजरों में नजरें मिलाकर बातें करे, वह उनको नहीं पसंद है। तुम अब इसी घर में रहोगी, इसलिए मैं तुम्हें इन सब के बारे में बता रही हूँ। और हाँ, दूसरी बात, इस कमरे के अंदर जाने के बारे में जरा भी मत सोचना। अगर बाई चांस तुम्हें कभी भी मन करेगा इस कमरे में जाने का, तो जाने से पहले बस यह सोच लेना कि अगर तुम अंदर गई तो कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। अनाया की बात सुनकर इशिता हैरान होकर कहती है, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है जैसे तुम लोग सच में किसी इंसान के बारे में बात नहीं कर रहे हो। चलो, अगर तुमने मुझे पहले ही बता दिया है तो मैं उस कमरे में नहीं जाऊंगी। यह कहकर इशिता अनाया को देखकर मुस्कुराई, जिसे देखकर अनाया इशिता को लेकर अपने कमरे की ओर चली गई। थोड़ी देर बाद अनाया खुश होकर अपने कमरे में आई तो उसकी नजर इशिता पर गई। इशिता बुक लेकर बेड पर बैठकर उसे पढ़ रही थी। यह देखते ही अनाया उसके हाथों से किताब लेकर बेड पर रखते हुए कहती है, अरे यार, अभी अभी तो तुम मेरे घर आई हो और आते ही पढ़ने लगी। हमारा कॉलेज खत्म हो चुका है, हम एग्जाम भी दे चुके हैं, बस हमारा रिजल्ट आने की देरी है और तुम हो कि अभी से ही किताब लेकर बैठ गई। अभी तो तुम्हें घूमना चाहिए, सभी से मिलना चाहिए। छोड़ो यह सब, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने दादा दादी से मिलवाती हूँ। वैसे तो पापा 2 दिन बाद आने वाले हैं, तो मैं तुम्हें उनसे बाद में मिलवाऊंगी। यह कहते हुए अनाया इशिता का हाथ पकड़ के सीधे कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी ही देर में इशिता अनाया को लेकर अपने दादा दादी के पास आई।
मिस्टर देवेंद्र खन्ना और मैसेज जानकी खन्ना, यह दोनों ही धन्ना खानदान के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं। अनाया इशिता को लेकर अपने दादा दादी के पास आई तो उसकी नजर अपने छोटे भाई मयंक पर गई, जो फोन में वीडियो गेम खेल रहा था। यह देखकर अनाया उसे इग्नोर करके इशिता को लेकर देवेंद्र खन्ना और जानकी खन्ना के पास आई। देवेंद्र खन्ना और जानकी खन्ना इशिता को बड़े ध्यान से देख रहे थे। यह देखकर अनाया मुस्कुराते हुए कहती है, दादाजी दादी माँ, यह मेरी सबसे अच्छी दोस्त इशिता है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को कई बार बताया था। अनाया की बात सुनकर इशिता उन दोनों के पास आकर अच्छे से उन दोनों का आशीर्वाद लेती है, जिसे देखकर देवेंद्र खन्ना और जानकी खन्ना दोनों ही मुस्कुराते हुए उसे बड़े प्यार से देख रहे थे। इशिता के संस्कार उसके चेहरे से ही पता चल रहे थे। यह सब देखते हुए जानकी खन्ना मुस्कुराते हुए कहती है, तो तुम ही हो इशिता जिसके बारे में अनाया हर समय बातें करते रहती थी। ये कॉलेज से बस आती थी और दिन भर तुम्हारी ही बात करती थी। सच में जितना मैंने तुम्हारे बारे में सुना है ना, तुम मुझसे भी ज्यादा प्यारी हो। जानकी खन्ना की बात सुनकर इशिता मुस्कुराते हुए कहती है, दादी आप इस लड़की की बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये लड़की न एक नंबर की पागल है। मैंने इसे कई बार कहा है मेरी इतनी तारीफ मत किया करो, पर यह लड़की सुनती ही नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं था कि इस लड़की ने अपने ही घर में मेरे बारे में इतना कुछ बता दिया होगा। इशिता की बात सुनते ही देवेंद्र खन्ना और जान के खन्ना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं मयंक जो वीडियो गेम खेल रहा था, जैसे ही उसने इशिता की आवाज सुनी तो उसकी नजर तुरंत इशिता के चेहरे पर चली गई। इशिता की खूबसूरती को देखते ही मयंक मुस्कुराते हुए कहता है, तो आप हैं इशिता जी। मयंक के मुंह से इशिता जी सुनकर अनाया को खांसी आने लगी। वह जोर जोर से खांसने लगी, जिसे देखकर इशिता तुरंत टेबल पर रखे पानी के ग्लास को उठाकर अनाया को देती है। अनाया भी इशिता के हाथों में मौजूद पानी को तुरंत पी गई। पानी पी लेने के बाद अनाया अपने भाई मयंक को देखते हुए कहती है, अरे भाई यह सच में आप हो? मेरा मतलब जब आप वीडियो गेम खेलते हो तब आपको तो कुछ सुनाई नहीं देता है, तो फिर आज आपको मेरी बेस्ट फ्रेंड की आवाज कैसे सुनाई दे दी? अनाया की बात सुनकर मयंक मुंह बनाकर कहता है, मैं वीडियो गेम नहीं खेल रहा था, बस ऐसे ही देख रहा था। वह तो मैं तुम दोनों की बातों को सुन रहा था, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही ड्रामा नहीं करती हो? अगर इतना ही ड्रामा करने का शौक है तो जाकर कभी भाई के सामने ड्रामा करके दिखाओ। मयंक की बात सुनकर अनाया मुंह बनाकर कहती है, आपको भाई के हाथों से मरने का बहुत मन होगा, लेकिन मुझे नहीं। यह कहकर अनाया अपनी दादी के पास आकर कहती है, देखो ना दादी, मयंक भाई कैसे बातें करते रहते हैं। अनाया की शिकायत सुनकर जानकी खन्ना मयंक के कानों को पकड़कर खींचते हुए कहती है, तुम क्यों मेरी पोती को परेशान करते रहते हो? जानकी खन्ना की बात सुनकर अनाया हंसे जा रही थी। वहीं मयंक अपने कानों को पकड़ के दर्द से कराहते हुए कहता है, अरे दादी माँ मेरा कान छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। आप लोग हमेशा इस लड़की की बातों में आकर मुझे डांटते रहते हो, जबकि सारी गलती इसी लड़की की होती है। यह कहकर मयंक ने जल्दी से अपनी दादी के हाथों से कान को छुड़ाया, फिर तुरंत सोफे से नीचे उतर गया। सोफे से नीचे उतरने के बाद वो इशिता के पास आकर कहता है, मेरा नाम मयंक है और मैं इस घर का दूसरा बेटा हूँ। आप मुझे प्यार से मीनू बुला सकती हैं। वैसे आपका नाम इशिता है तो क्या मैं आपको प्यार से ईशु बोलूं? क्योंकि आपके ऊपर ईशु नाम बहुत अच्छा लगता है। मयंक की बात सुनकर इशिता कंफ्यूज होकर उसे देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह मयंक से क्या बातें करे। वह बस मुस्कुराते हुए मयंक को देख रही थी। जब मयंक ने यह देखा तो वह गहरी सांस लेकर कहता है, मैं जानता हूँ आज आप इस घर में पहली बार आई है, इसलिए थोड़ा घबरा रही है, लेकिन आप घबराओ मत। आप मुझे अपना छोटा भाई समझ सकती हैं। वैसे तो मैं उम्र में आपसे छोटा हूँ, लेकिन पढ़ाई में आपसे बड़ा हूँ। आपको पता है मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मैं भाई की कंपनी में काम करता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ काम करने में डर लगता है। पर क्या करूँ, भाई के डर की वजह से मुझे काम करना पड़ता है। मयंक को इतना बोलते देख इशिता हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था मयंक जब बोलना शुरू करता है तो चुप ही नहीं होता है। एक पल के लिए इशिता को लगा जैसे किसी ने मयंक के बटन को ऑन कर दिया है और मयंक ही बोले जा रहा है। वहीं अनाया और उसके दादा दादी यह सब देखकर हंस रहे थे। वह तीनों ही समझ गए थे कि इशिता मयंक की बकबक सुनकर परेशान हो रही है, जिसे देखने के बाद अनाया उठते हुए इशिता का हाथ पकड़कर कहती है, तुम मेरे साथ कमरे में चलो, वैसे भी रात होने वाली है ना। मॉम जब डिनर बना लेगी तो वह हमें बुला लेगी। यह कहकर अनाया इशिता को लेकर वहां से चली गई। वहीं जब मयंक ने देखा अनाया इशिता को लेकर चली गई है तो उसे काफी गुस्सा आया, क्योंकि वह बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा था।
वही इशिता ने पीछे मुड़कर एक नजर मयंक को देखा। फिर वो अनाया को देखकर कहती है, तुम्हें यूं मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहिए था। तुम्हारा भाई मुझसे बात कर रहा था और बिना कुछ बोले मेरा यूं चले जाना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा। एक बार तुम मुझे उनसे बात तो करने देती। इशिता की बात सुनकर अनाया मुंह बनाकर कहती है, तुम उसकी बातों को इग्नोर करो। वह जब शुरू होते हैं ना तो चुप नहीं रहते हैं। इससे अच्छा यही होगा कि तुम उनकी बातों को बीच में रोककर निकल जाओ। यह कहकर अनाया इशिता को लेकर वहां से चली गई। इधर दूसरी तरफ गाड़ी में बैठा एक आदमी ने अपने फोन में चल रहे वीडियो को बड़े ध्यान से देखा। वीडियो को देखने के बाद उसने फोन को बंद किया। फिर वो सामने बैठे ड्राइवर से कहता है, इसे कह देना 2 दिन बाद मुझे वह इंसान अपनी नजरों के सामने चाहिए। उस आदमी की बात सुनकर सामने बैठा ड्राइवर घबराते हुए कहता है, लेकिन कबीर सर, अगर इस बारे में गोयनका को पता चल गया तो वह तुरंत इस तरह की न्यूज को वायरल कर देगा। ड्राइवर की बात सुनकर कबीर शैतान भरी नजरों से उसे देखते हुए कहता है, मैंने तुम लोगों को इतने अच्छे से ट्रेनिंग दी है, उसके बावजूद भी तुम घबरा रहे हो। मेरे यहाँ काम कर रहे आदमी के चेहरे पर अगर घबराहट दिखाई दी तो मैं उस आदमी को अपने यहाँ काम पर नहीं रखता हूँ। जैसा मैंने बताया है वैसा ही करना। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, और हाँ, जैसे ही वह आदमी पकड़ा जाए उसे छोड़ना नहीं बल्कि तड़पने के लिए छोड़ देना। जब तक मैं ना आऊं तब तक उस आदमी की आंखें बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे अपने हाथों से उस आदमी की जान लेनी है। कबीर की बात सुनकर ड्राइवर गहरी सांस लेकर कहता है, सर, हम घबराते नहीं हैं, लेकिन हमें आपकी फिक्र रहती है। अगर आपकी न्यूज वायरल हुई तो घर वालों को आप पर शक हो जाएगा, और ऐसे में अगर आपके दादाजी को पता चला तो हो सकता है वो आप पर गुस्सा हो। ड्राइवर की बात सुनकर कबीर दांत पीसकर कहता है, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है, कब करना है, यह मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। फिलहाल के लिए घर चलो। वैसे तो मैंने घर पर सभी को बता दिया है कि मैं 2 दिन बाद आने वाला हूँ, लेकिन मेरा काम इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा इस बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। कबीर की बात सुनकर ड्राइवर ने पहले तो हाँ में सर हिला दिया, फिर चुपचाप गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल गया। गाड़ी स्टार्ट हुई तो कबीर अपने पैरों के ऊपर रखे टेबलेट को ऑन करके उसे चलाने लगा। खन्ना मेंशन, रात का समय। इशिता अनाया के कमरे में सो रही थी। तभी उसे कुछ खटखटाने की आवाज आई, जिसे सुनते ही इशिता की आंखें पूरी तरह से खुल गई। उसने पहले तो अपने बगल में सो रही अनाया को देखा। अनाया को इतने आराम से सोते देख इशिता के कान खड़े हो गए, क्योंकि वह आवाज कमरे के बाहर से आ रही थी। इशिता बेड से धीरे से उठी और फिर चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। उस आवाज का पीछा करते हुए इशिता धीरे धीरे चलते हुए सीधे कबीर के कमरे के पास आई। कबीर का कमरा अभी भी बंद था। यह देखकर इशिता की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि अनाया ने बताया था कि वह कबीर का कमरा है और इस समय कबीर अपने घर पर नहीं है। ऐसे में उसके कमरे के अंदर से कैसे आवाज आ सकती है? यह सोचकर इशिता आगे की ओर बढ़ी, लेकिन इससे पहले कि वह आगे की ओर बढ़ती कि तभी उसे एहसास हुआ कि कोई कमरे से बाहर निकल रहा है, जिस वजह से वह तुरंत एक पिलर के पीछे जाकर छुप गई। पिलर के पीछे छुपकर इशिता अपनी नशीली आंखों से कबीर को देखने की कोशिश कर रही थी। हालांकि इशिता को पता नहीं था कि वह इंसान कबीर है। इशिता को तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई चोर घर में घुस आया है। वही कबीर के कमरे से निकला इंसान, जिसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे, वह उस कमरे से बाहर निकलने के बाद आगे की ओर जा रहा था। यह देखकर इशिता की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह तुरंत तेज कदमों से चलते हुए सीधे उस इंसान के पास आई और फिर उसे अपने बाहों में पकड़ के जोर जोर से चिल्लाने लगी। इशिता चोर चोर कहते हुए चिल्लाए जा रही थी। पूरे घर में अंधेरा होने की वजह से इशिता को कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज सुनते ही तुरंत पूरे घर में रोशनी हो गई, जिसे देखकर इशिता समझ गई कि सभी घरवाले उठ चुके हैं। वही काले कपड़े पहना आदमी इशिता की इस हरकत को देखकर हैरान था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कोई लड़की उसे इस तरह से आकर पकड़ लेगी। अब तक सभी घरवाले वहां आ चुके थे। सभी घरवालों की नजर इशिता के ऊपर थी। वहीं अनाया, जो अभी भी नींद में थी, जब उसने इशिता की हरकतों को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इशिता ने जिस इंसान को पकड़ा था वह इंसान कोई और नहीं बल्कि कबीर था, और यह बात पूरे घरवाले जान चुके थे। इशिता सभी को हैरानी में देखकर अनाया से कहती है, अनाया, तुम वहां क्या कर रही हो? तुम्हें मेरे पास आना चाहिए। तुम्हें पता है यह चोर तुम्हारे कबीर भाई के कमरे से बाहर निकलकर यहाँ से भाग रहा था। वह तो मैंने देख लिया, इसलिए मैंने इसे पकड़ लिया। तुम मेरी मदद करो वरना ये यहाँ से भाग जाएगा।
जरूर इस इंसान ने कुछ चुराया होगा। इशिता की बात सुनकर अनाया घबराते हुए कहती है, इशिता, जिस इंसान को तुमने पकड़ा है ना वह कोई और नहीं बल्कि कबीर भाई है। अनाया के मुंह से कबीर भाई सुनकर इशिता का हाथ ढीला पड़ गया, जिसका फायदा उठाते हुए कबीर ने तुरंत इशिता के गले को पकड़ के पिलर के सहारे पीछे कर दिया। कबीर की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। वहीं इशिता ने डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली थी। इशिता की आंखों को देखते ही कबीर का हाथ भी ढीला पड़ गया। इशिता को जब एहसास हुआ कि कबीर का चेहरा उसके चेहरे के काफी करीब है तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। आंख खोलते ही इशिता की नजर सीधे कबीर की पर गई। कबीर की आंखें गुस्से से लाल थी और यह बात इशिता भी समझ चुकी थी। उसको तो समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, क्योंकि जिस तरह से अनाया ने कबीर के बारे में बताया था उस हिसाब से इशिता यह समझ चुकी थी कि जिस इंसान के सामने वह खड़ी है वह इंसान नहीं बल्कि शैतान है। वही कबीर इशिता के मासूम चेहरे को देख रहा था। इशिता के चेहरे पर पसीना देखकर कबीर समझ रहा था कि इशिता उससे डर रही है, जिसे देखते ही कबीर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, हाउ डेयर यू टच मी। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने किसे छुआ है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? और तुम हो कौन? क्यों मेरे घर में इतने आराम से घूम रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में रहने की? कौन हो तुम? यह कहते हुए कबीर इशिता के गले को जोर से दबाने लगा। वही सभी घरवाले यह सब देखकर डर चुके थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि इस समय कबीर काफी गुस्से में था और ऐसे में अगर कोई घर वाला उसके सामने चला जाए तो कबीर उस पर अपना गुस्सा निकालेगा। अनाया तो कुछ ज्यादा ही डरी हुई थी, जिस वजह से वह अपनी माँ जानवी खन्ना से कहती है, मॉम आप भाई के पास जाओ ना, वह बहुत गुस्से में है और अगर हम उन्हें नहीं रुकेंगे तो वह मेरी दोस्त की जान ले लेंगे। अनाया की बात सुनकर जानवी खन्ना उसे संभालते हुए कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं वहां जाती हूँ, तुम यहीं पर रहो। यह कहने के बाद जानवी खन्ना धीरे कदमों से चलकर कबीर के पास आई। जब कबीर ने देखा उसकी माँ ठीक उसके सामने है तो वो अपनी नजर इशिता पर से हटाकर अपनी माँ को देखने लगा। तभी उसकी माँ घबराते हुए कहती है, कबीर तुम इस बेचारी लड़की को छोड़ दो, यह लड़की यहाँ पर इसलिए है क्योंकि मैंने इसी रहने को कहा है और यह लड़की कोई और नहीं बल्कि अनाया की बेस्ट फ्रेंड है, जिसके बारे में अनाया ने तुम्हें पहले भी बताया था, लेकिन तुम सुनने के मूड में नहीं रहते थे। जानवी खन्ना की बात सुनकर कबीर ने इशिता के गले से हाथ हटा लिया। जैसे ही कबीर ने अपना हाथ हटाया इशिता जोर जोर से खांसने लगी। इशिता का चेहरा यह बता रहा था कि उसे सांस लेने में कितनी प्रॉब्लम हो रही थी। वहीं अपनी माँ की बात सुनने के बाद कबीर गुस्से में कहता है, यह मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो कोई भी मुंह कर रहने आ जाएगा। मैंने कहा था ना, कोई भी इंसान मेरे यहाँ फ्री में नहीं रहेगा, जिसे रहना है वह यहाँ पर आकर काम करेगा। तो अनाया की इतनी हिम्मत कैसे हो गई जो वो अपनी दोस्त को उठाकर लेकर आ गई। कबीर की कड़वी बातें सुनकर इशिता की आंखों में आंसू आ गए। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस घर में एक ऐसा इंसान भी होगा जो उसे इस तरह से जवाब देगा। यह सोचकर इशिता अपनी फ्रेंड अनाया को देखने लगी। अनाया को देखने के बाद इशिता तुरंत वहां से रोते हुए सीधे कमरे की ओर भाग गई। जब अनाया ने यह देखा तो वह कबीर के पास आकर नम भरी आंखों से उसे देखते हुए कहती है, भाई आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसे यहाँ लेकर इसीलिए आई हूँ क्योंकि उसका मेरे अलावा कोई नहीं है। अनाया की बात सुनकर कबीर गुस्से में कहता है, देखो अनाया तुम अभी बच्ची हो इसलिए तुम्हें दुनिया की समझ नहीं है, तुम्हें नहीं पता है लोगों का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है कि ये लड़की तुम्हारे सामने नाटक कर रही हो, यह लड़की कोई और हो जो तुमसे बदला लेने आई हो। कबीर की बात सुनकर अनाया कहती है, नहीं भाई इशिता ऐसी नहीं है, मैं इशिता को सालों से जानती हूँ, यहाँ तक कि मैं उसकी फैमिली को भी जानती हूँ। इशिता की फैमिली में उसके चाचा चाची और उसके कजन भाई बहन है, लेकिन कोई भी उससे प्यार नहीं करता है, यहाँ तक कि वह सारे लोग इशिता से बस काम करवाते रहते हैं, कोई उसे पढ़ने भी नहीं देता था। वह तो मैं थी जो उसके फैमिली से बात करके उसे कॉलेज लेकर गई थी। आपको ऐसे मेरी फ्रेंड को नहीं बोलना चाहिए था, वह यहाँ से रोते हुए गई है। मैं जानती हूँ आपकी बातें उसको दिल पर लगी होगी, आपको पता है वह यहाँ आना भी नहीं चाहती थी, उसने तो कहा भी था कि वह यूं मेरे घर नहीं चलेगी, लेकिन मैंने उसे कसम दी, मैं अपनी कसम देखकर उसे अपने साथ लेकर आई हूँ, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। भाई प्लीज आप उसे माफ कर दो, मैं आपको गाली देती हूँ, वह कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे आपको गुस्सा आए।
अनाया की बात सुनकर कबीर गुस्से में उसे देख रहा था। तभी जानकी खन्ना कबीर के पास आकर कहती है, देखो कबीर, तुम्हारा गुस्सा होना जाहिर सी बात है, लेकिन हर समय गुस्सा करना यह ठीक नहीं है। इशिता बहुत भोली भाली बच्ची है, वह सच में यहाँ नहीं रहना चाहती थी। उसने मुझे भी कहा था, लेकिन अपने फ्रेंड अनाया के कहने पर वह यहाँ रह रही है। देखो तुम वैसे भी घर पर बहुत कम रहते हो और वह तुम्हें परेशान भी नहीं करेगी। जब तुम घर पर ही नहीं रहते हो तो तुम्हें वह दिखाई भी नहीं देगी। अगर वह कोई गलती करेगी तो मैं तुम्हें उसके बाद कभी नहीं रोकूंगी। तुम्हें जो करना होगा तुम कर देना, लेकिन आखिरी बार एक मौका दे दो। सभी परिवार वालों की बातों को सुनने के बाद कबीर गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, अगर आप लोगों को यही लगता है तो मैं आप लोगों को एक मौका दे रहा हूँ, लेकिन अगर वह लड़की कोई धोखेबाज लड़की निकली ना तो मैं वादा करता हूँ आप सभी के सामने उस लड़की की जान ले लूंगा। यह कहकर कबीर गुस्से में अपने कमरे के अंदर चला गया। कबीर को कमरे के अंदर जाते देख जानवी खन्ना अनाया से कहती है, देखो अनाया, इस समय इशिता को शायद बहुत बुरा लगा होगा, इसलिए तुम उसके पास जाओ। हो सकता है इस समय उसे तुम्हारी जरूरत हो। जानवी खन्ना की बात सुनकर अनाया हाँ में सर हिलाने के बाद अपने कमरे की ओर चली गई। यह देखकर जानवी खन्ना और बाकी घर वाले भी धीरे धीरे अपने कमरे में चले गए। इधर अनाया जैसे ही कमरे में आई, उसने देखा कमरे में इशिता है ही नहीं। यह देखकर वह हैरान रह गई। पहले तो उसे लगा इशिता कमरे में ना होकर बाथरूम में होगी, लेकिन उसे इशिता वहां भी नजर नहीं आई, तो वह इशिता का बैग ढूंढने लगी। पूरे कमरे में इशिता का बैग ना देखकर अनाया की आंखों में रुके आंसू बहने लगे। वह रोते हुए कमरे से बाहर निकली और फिर अपनी माँ दादी को आवाज देने लगी। थोड़ी ही देर में सभी घरवाले वापस आ गए। वहीं कबीर भी अनाया को रोते देख तुरंत उसके पास आया। अनाया को ऐसे रोते देख जानकी खन्ना परेशान होकर कहती है, क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रही हो? आप तो इशिता के पास गई थी ना? जानकी खन्ना की बात सुनकर अनाया रोते हुए कहती है, दादी, इशिता अपने कमरे में नहीं है और ना ही उसका कुछ सामान है। मुझे लग रहा है भाई की कड़वी बातें सुनकर वह घर छोड़कर चली गई है। दादी, मुझे बहुत डर लग रहा है। वह इस समय आधी रात को कहां जाएगी? मुझे इशिता चाहिए, मैं इशिता को ढूंढने जा रही हूँ। यह कहकर अनाया वहां से जाने लगी, लेकिन कबीर उसके हाथों को पकड़कर रोकते हुए कहता है, तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर उस लड़की को यहाँ से जाना है तो उसे जाने दो। उस लड़की के चक्कर में तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रही हो। अगर तुमने घर के बाहर कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप अपने कमरे में जाओ। कबीर की बात सुनकर अनाया घबराने लगी। वह जानती थी अगर वह अपने भाई के खिलाफ जाएगी तो भाई उसको भी सजा देंगे। यह सोचकर वह अपनी माँ को आस भरी नजरों से देखने लगी, जिसे देखकर जानवी खन्ना कबीर से कहती है, कबीर, इशिता इतनी रात को कहाँ जाएगी? तुम्हें तो बाहर का माहौल पता है ना कि कितना खराब है। अगर किसी ने उसके साथ बदतमीजी की तो क्या उसकी जिम्मेदारी तुम लोगे? इशिता को अनाया यहाँ लेकर आई थी। अगर कुछ गलत हुआ तो तुम्हारी बहन पर इल्जाम लग सकता है। देखो, मैं जानती हूँ तुम किसी अनजान को घर में रहने नहीं देते हो, लेकिन इशिता कोई अनजान नहीं है। तुम अपनी बहन को बाहर जाने नहीं दे रहे हो, इसलिए कम से कम तुम खुद जाओ, इशिता को लेकर आओ। इस समय वह ज्यादा दूर नहीं गई होगी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लग रही है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा।